नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने फैसला रिजर्व कर लिया है, यानी सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने गुजरात सरकार से इस मामले में ओरिजिनल रिकॉर्ड्स अंग्रेजी अनुवाद के साथ सोमवार तक तलब किए हैं। बता दें, पीड़िता बिल्किस बानो के अलावा कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 11 दोषियों को रिहा करने का गुजरात सरकार का आदेश रद्द करने की मांग की है। बता दें कि पिछले साल गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले गुजरात सरकार ने इस मामले में दोषी 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया था। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि पीएम मोदी ने परम मित्र अडानी के लिए एक और खेल किया। देश में पावर प्रोड्यूसर्स की एक एसोसिएशन है और अडानी ग्रुप इसका सदस्य है। इस एसोसिएशन ने नवंबर 2021 में कोयला मंत्रालय को एक पत्र लिखा कि देश के सबसे घने जंगलों में स्थित कोयला ब्लॉकों को नीलामी के लिए खोला जाए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पर्यावरण मंत्रालय ने इन कोयले के ब्लॉक को खनन के लिए प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि इससे जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंच रहा था। पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन की मांग सीधे तौर पर अपने सदस्य अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने की थी। फिर क्या था, मोदी सरकार के कोयला मंत्रालय ने अडानी के लिए पर्यावरण मंत्रालय के एक्सपर्ट्स की राय को ताक पर रख दिया और नियम तोड़ते हुए कोयले के ब्लॉक खोल दिए। इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? यही कि देश की हर संपत्ति को अडानी को सौंपा जा रहा है। पीएम मोदी अपने दोस्त अडानी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने यही कोयले वाली गड़बड़ी को लेकर अडानी का फोटो ट्वीट किया है, जिसमें वो दोनों हाथों में कोयला पकड़े हुए हैं। साथ ही लिखा है कि यहाँ तक कि कृष्ण भी शिशुपाल को केवल 100 बार ही माफ कर सके। मुझे लगता है कि अडानी ग्रुप की बात करें तो घोटालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। समय समाप्त हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस ने एक अन्य ट्वीट में कहा है, जिसमें अडानी और मोदी को साथ दिखाया गया है और फिल्म का नाम कोयला लिखा है। डायरेक्टेड बाय मोदी एंड अडानी लिखा है। साथ ही लिखा है, दोस्त पर सब कुर्बान। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। उन्होंने आज मंडला जिले में जन आक्रोश रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर लूट के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोग रोजगार के लिए राज्य छोड़ रहे हैं और वो यहाँ आपके लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं कर रहे हैं। भाजपा 18 साल से सत्ता में है, लेकिन रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। वो केवल लूट में व्यस्त हैं और हर जगह घोटाले हैं। वो चुनाव के समय अप्रासंगिक विषयों को लाते हैं जो लोगों के लिए भावनात्मक है। उन्होंने कहा कि गाँव में रोजगार के अवसर नहीं देने के कारण पलायन बढ़ गया है। आपकी ज़मीन छीनी जा रही है। आपको अपनी उपज का सही दाम नहीं दिया जाता है। जब आप आंदोलन करते हैं तो आप पर गोलियां चलाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की गारंटियों को दोहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चे को पढ़ो और पढ़ाओ योजना के तहत हर महीने 500 रुपये से 1500 रुपये दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपये दिए जाएंगे। फिर कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों को 1000 रुपये और कक्षा 11 और 12 के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली माफ़, 200 यूनिट बिजली हाफ की जाएगी। पुरानी पेंशन दी जाएगी। 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये दिए जाएंगे। 5 हॉर्स पावर का सिंचाई बिल मुफ्त किया जाएगा। पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा। जाति जनगणना कराई जाएगी। 50% से अधिक आदिवासी आबादी वाले इलाके में 6वीं अनुसूची लागू होगी। SC/ST वर्ग के खाली पदों को भरा जाएगा। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतर जाने के बाद 4 लोगों की मौत पर पीएम मोदी ने शोक जताया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। फिलिस्तीनी एन्क्लेव ने कहा है कि गजा पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 8 पत्रकार मारे गए हैं और 2 अन्य लापता हो गए हैं। शनिवार को इजरायल पर हमास के अचानक हमले के बाद इजरायल ने शनिवार रात से ही बमबारी शुरू कर दी थी। गजा में 1200 लोग मारे जा चुके हैं और यूएन के मुताबिक 3.5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। फिलिस्तीनी संस्था ने कहा कि मारे गए पत्रकारों में सईद अल ताबिल, मोहम्मद सुब, हिशाम एन नवासीहे, इब्राहिम लफ़ी, मोहम्मद शेरगुन, मोहम्मद एस सलीही, एसाद शेमलाह और सलाम माइम हैं। 2 अन्य पत्रकार निदाल अल वाहिदी और हेसेम अब्दुल वाहिद का कोई पता नहीं चला है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा है कि देश में हमास का गौरवगान और इजरायल का झंडा जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन समर्थक समूह समीदून को प्रतिबंधित किया जाएगा। उन्होंने इस ग्रुप के सदस्यों पर शनिवार को बर्लिन की गलियों में इजरायली नागरिकों की मौत का जश्न मनाने और मिठाइयाँ बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ये अमानवीय है। हम घृणा और उकसावे के साथ खड़े नहीं होंगे। हम यहूदी विरोधी घृणा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शोल्ज ने जर्मनी में हमास की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, अमेरिका हमास को पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुके हैं और हमास का जर्मनी में कोई आधिकारिक संगठन भी नहीं है। गजा पर इजरायल के लगातार हमले पर ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल पर जनसंहार का आरोप लगाया है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने गजा की घेराबंदी करने को सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन बताया। गजा में इस समय बिजली, पानी और ईंधन की सप्लाई काट दी गई है। ऐसा माना जाता है कि गजा में हमास को ईरान मदद देता है। हालांकि मंगलवार को ही ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा था कि उनका देश इजरायल पर हमले के पीछे नहीं है। इसके साथ ही खामेनेई ने कहा कि वो हमले की योजना बनाने वालों के हाथ चूमेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार को इजरायल की तीखी आलोचना की है और कहा कि हमास के हमलों के बाद इजरायल को इसे ठीक करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि नेतन्याहू ने हमें निराश किया है। ये एक बहुत ही भयानक बात थी, मैं यही कहूँगा। ट्रंप ने कहा कि इजरायल और पीएम नेतन्याहू हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे। इजरायली अखबार हारेट्स ने कल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत आरोप गढ़े थे और ये हमला उनकी विफलता बताया था। और उसी अखबार के विचार में एक आर्टिकल छपा है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आर्टिकल का कहना है कि इजरायल के खिलाफ हमास का आश्चर्यजनक हमला देश के इतिहास में सबसे खराब विफलता है। आर्टिकल में कहा गया है कि सदमा अधिक तीव्र था और मारे गए नागरिकों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आर्टिकल में कहा गया है कि गजा इलाके की ओर रहने वाले समुदायों के निवासियों को छोड़ दिया गया। उनकी रक्षा करने वाली सेना की बटालियनों को बसने वालों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। और फिर अमानवीय लड़ाकों द्वारा उनके घरों पर हमला करने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उन्हें भयानक मौत, बर्बर दुर्व्यवहार और भयानक कैद में छोड़ दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि इस भयानक आपदा के लिए एक ही व्यक्ति दोषी है, बेन्यामिन नेतन्याहू। उसमें कहा गया है कि अगर नेतन्याहू विपक्ष में होते तो वो भयानक विफलता और 700 से अधिक नागरिकों और सैनिकों की मौत के लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने के लिए टेलीविजन स्टूडियो की ओर दौड़ रहे होते। आर्टिकल में कहा गया है कि गैंट्स, लेपिड और लिबरमैन को बिल्कुल यही करना चाहिए। उन्हें झूठी एकता की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें किसी बदमाश को जीवन दान नहीं देना चाहिए। अगर वो वास्तव में इजरायल को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नेतन्याहू को सत्ता से हटा देना चाहिए, नहीं तो वो एकता सरकार के भीतर भी केवल अपनी ही परवाह करते रहेंगे और उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। इजरायली अखबार हारेट्स में लिखा है कि नेतन्याहू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सुला दिया। उन्होंने बार बार कहा कि हाल ही में सिर्फ 10 दिन पहले ही कहा कि हमास जला हुआ है और युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि वो अपनी आर्थिक उपलब्धियों को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। उन्होंने कहा था कि हमास पिछले ऑपरेशनों में हुई बर्बादी से डरा हुआ है और युद्ध नहीं चाहता। लेख में कहा गया है ये बिल्कुल वही सोच है जिसके कारण सेना को अपनी सेना को शांत गजा सीमा से अशांत वेस्ट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ा। लेख में लिखा गया है कि इन सभी अपराधों के लिए और इजरायल को बचाने के लिए अब नेतन्याहू को आज इस्तीफा देना होगा। इजरायली अखबार हारेट्स में एक और लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू एक गैंग लीडर है जो अब इजरायल के पीएम के रूप में काम नहीं कर सकते। अखबार में कहा गया है कि इजरायल का नेतृत्व अब एक भ्रष्ट नेता, एक आपराधिक प्रतिवादी के हाथ में है जो कुछ ही समय पहले तख्तापलट करने में अपना सारा प्रयास लगा रहा था। उन्होंने पश्चिमी सरकारों को अपने खिलाफ कर लिया है और अमेरिकी प्रशासन के साथ संबंधों को कमजोर कर दिया है और अब वो देश को एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रहे हैं जिसके सटीक लक्ष्यों के बारे में किसी को भी पता नहीं है। परिणाम तो दूर की बात है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की जरूरत भी नहीं पहचानता है। अब वो खुद की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कर रहे हैं जो एक सच्चे नेता हैं जिन्होंने एक महाशक्ति के आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।